हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज का कौन सा संस्करण अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं सभा में जारी किया गया था? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा थर्ड। तीसरा, विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का कौन सा संस्करण अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं सभा में जारी किया गया था? तो तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में 7th असेंबली हुआ था इंटरनेशनल सोलर एलायंस का, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इसमें वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज का तीसरा एडिशन रिलीज किया गया और इसमें 4 रिपोर्ट नए लॉन्च किए गए। वो 4 रिपोर्ट कौन से हैं? तो एक तो है आपका वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, ये याद रखना है, वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट। दूसरा आपका है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तीसरा आपका है वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट और चौथा आपका है ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्री। तो याद क्या क्या रखना है? 7th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलायंस कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। और इसमें तीसरा एडिशन रिलीज किया गया किसका? वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज का। 4 नए रिपोर्ट लॉन्च किए गए, कौन कौन से हैं? वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्री। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है, जो वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट है रिवील्स एक्सेप्शनल सोलर ग्रोथ विथ ग्लोबल कैपेसिटी सोरिंग फ्रॉम 1.22 गीगावाट इन 2000। तो 2000 में कितना था? 1.2 गीगावाट। 2023 में कितना हो गया? 1418.97 गीगावाट। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, सोलर जॉब्स हैव सर्ज टू 7.1 मिलियन एंड ग्लोबल कैपेसिटी में रीच 7203 गीगावाट। कब तक? बाई विच ईयर? तो 2030 तक। तो ये सारे की पॉइंट है, आपसे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में क्या क्या है। इट हाईलाइट्स ए ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड सस्टेनेबल एनर्जी विथ एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स राइजिंग फ्रॉम 2.4 ट्रिलियन यूएसडी इन 2018। 2018 में 2.4 ट्रिलियन यूएसडी, 2024 में कितना हो गया है? 3.1 ट्रिलियन यूएसडी। इसके अलावा सोलर लीड्स रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर 59% ऑफ द टोटल। तो टोटल का सोलर कितना है? 59% है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट और रेडीनेस असेसमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अफ्रीकन कंट्री। रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लद्दाख। 4th एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल ने किया, जिनका नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर वी.डी. मिश्रा ने। इन्होंने गोसनद्रास के हॉर्स पोलो ग्राउंड में चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की है? तो डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप को कितने इलेक्टोरल वोट मिले? तो डोनाल्ड ट्रंप को 312 मिले। कमला हैरिस, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने डिफीट किया था, हराया था, इनको 226 और जीतने के लिए कितना चाहिए? 270। यहाँ से भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काश पटेल, इनको अपॉइंट किया है ट्रंप ने, जब ट्रंप की सरकार बनेगी तो काश पटेल क्या बनेंगे? एफबीआई डायरेक्टर। दूसरा नाम है इंडियन अमेरिकन की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत के ढिलोन, किसके लिए? फॉर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स। और इसके अलावा एक नया डिपार्टमेंट बना है DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, और इसे लीड कौन करेंगे? तो स्पेस एक्स के CEO एलोन मस्क, और इनके साथ है फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है,
ये इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद क्या क्या रखना है। काश पटेल को अपॉइंट किया गया है एफबीआई डायरेक्टर ट्रंप के द्वारा। हरमीत के ढिलोन को अपॉइंट किया गया है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स। और जो नया डिपार्टमेंट बना है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी DOGE, तो इसे लीड करेंगे स्पेस एक्स के CEO एलोन मस्क, और इनके साथ कौन है, विवेक रामास्वामी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाचारों में देखी गई ओकिनाविसियस टेगड़ी किस प्रजाति से संबंधित है। तो सही आंसर क्या होगा, जंपिंग स्पाइडर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मकड़ी। ठीक है, जंपिंग स्पाइडर, जंपिंग स्पाइडर। समाचारों में देखी गई ओकिनाविसियस टेगड़ी किस प्रजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्पाइडर, मकड़ी। ठीक है, जंपिंग स्पाइडर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कहाँ पे डिस्कवर किया गया है इसे, तो बानेर हिल पुणे में। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ डिस्कवर किया गया है, बानेर हिल पुणे। नाम क्या है, ओकिनाविसियस टेगड़ी। और इस डिस्कवरी के साथ ही नंबर ऑफ जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज इंडिया में कितना हो गया है, 326 हो गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दो और पॉइंट आपको याद रखना है। इस स्पीसीज को सबसे पहले डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया, तो अथर्व कुलकर्णी, अथर्व कुलकर्णी। और इनके साथ एक और थे, अथर्व कुलकर्णी। और ये कहाँ से है, तो एनवायरमेंट साइंस MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी से। और दूसरे कौन है, ऋषिकेश त्रिपाठी। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, ऋषिकेश त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने महासागर के किस संस्करण की मेजबानी की। इस उच्च स्तरीय आभासी बातचीत में हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख समुद्री नेता शामिल थे। तो ये आपका कौन सा एडिशन था, तीसरा एडिशन था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने महासागर के किस संस्करण की मेजबानी की। इस उच्च स्तरीय आभासी बातचीत में हिंद महासागर क्षेत्र के, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ के प्रमुख समुद्री नेता शामिल थे। तो हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख समुद्री नेता शामिल थे। तो ये आपका कौन सा संस्करण था, तीसरा आपका संस्करण था। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो कौन सा एडिशन था महासागर का, तीसरा एडिशन था। कौन सा एडिशन था, तीसरा एडिशन था। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, तो इंडियन नेवी के द्वारा। कौन से दिन, तो 5 नवंबर 2024 को। डेट भी पूछ रहा है, आप यूपीपीसीएस का पेपर देख सकते हैं, 5 नवंबर 2024। और इसमें काफ़ी सारे देशों के हेड आए थे, जो हेड ऑफ द नेवी या मैरीटाइम एजेंसी के हेड वगैरह थे। IOR में जो है इंडियन ओशियन रीजन में लाइक बांग्लादेश, कोमरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका एंड तंजानिया। और जो ये इंटरेक्शन था, इसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका इंटरेक्शन था, थर्ड एडिशन ऑफ द हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर, इसकी थीम क्या थी, ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन IOR। थीम क्या थी, ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन IOR। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। महासागर का मतलब क्या होता है, वास्ट ओशियन, ठीक है हिंदी में। और ये आपका बाई एनुअली कंडक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, साल में 2 बार कंडक्ट होता है, साल में आपका 2 बार कंडक्ट होता है। और ये शुरू कब से हुआ था, 2023 से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एग्रीवोल्टिक खेती क्या है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग। एग्रीवोल्टिक खेती क्या है, कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग। अच्छा, अभी न्यूज में क्यों है, तो इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अभी हाल ही में 7 सेशन हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, भी बताया था मैंने, कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो कंक्लूडिंग डे के दिन एक विजिट हुआ था डेलीगेट्स का फार्म साइट, कहाँ पे, नजफगढ़। ये याद रखना है, कहाँ पे विजिट हुए फार्म साइट, एट विच प्लेस, तो नजफगढ़, ठीक है।
और यहाँ पे एग्रीवोल्टिक फार्मिंग की बात हुई थी, एग्रीवोल्टिक फार्मिंग की बात हुई थी। और ये होता क्या है, एग्रीवोल्टिक फार्मिंग प्राइमरली फोकस ऑन द साइमल्टेनियस यूज ऑफ लैंड फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड सोलर एनर्जी जनरेशन, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। युगांडा के मिनिस्टर ने कहा, जो एनर्जी मिनिस्टर है वो भी आए थे, ओकासी ओपोलोट, इन्होंने कहा भारत क्या है, एक इनोवेटिव कंट्री है, और इन्होंने कहा दैट ही इज इम्प्रेस्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड विथ सोलर पैनल। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि भारत एक इनोवेटिव कंट्री है और वो इम्प्रेस है बाय द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड विथ सोलर पैनल। तो युगांडा के जो एनर्जी मिनिस्टर है जिनका नाम है ओकासी ओपोलोट, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। क्योंकि है टू फर्दर प्रमोट देयर इंटरेस्ट इन रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी एरेना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, दिस जेवीसी सेल वेंचर इनटू वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपका, सोलर विंड है, ऑनशोर ऑफशोर दोनों है, एनर्जी स्टोरेज पंप और बैटरी दोनों है, ग्रीन मॉलिक्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ग्रीन मेथेनॉल, ई मोबिलिटी, कार्बन क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट्स एटसेट्रा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कहीं से भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में तो पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 2024 में जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब किस देश के पास है? तो जो हाल ही में अक्टूबर 2024 में नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुआ, तो इसमें टॉप पे कौन रहा? तो पहले रैंक पे रहा सिंगापुर आपका फर्स्ट रैंक पे रहा, सिंगापुर आपका फर्स्ट रैंक पे रहा। सिंगापुर 195 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। जो सिंगापुर के सिटीजन है, नागरिक है, वीज़ा फ्री एक्सेस टू 195 कंट्री। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो सेकंड पोजीशन पे फ्रांस भी है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन है। सेकंड प्लेस पे कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। और यह 192 देश में वीज़ा फ्री इनको एक्सेस प्राप्त है। अगर अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट की, तो यूएसए की रैंक है 8, 186 कंट्री ऐसे है मतलब जो एक्सेस कर सकते हैं वीज़ा फ्री एंट्री। और भारत की रैंक कितनी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भारत की रैंक है 83 और भारत 58 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है, वीज़ा फ्री एक्सेस टू 58 कंट्री। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पूर्वी प्रहार। पूर्वी क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो पूर्वी प्रहार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आजकल ये स्टेट पीसीएस काफ़ी डीप में पूछ रहा है, तो एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। कहाँ पे हुआ एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार? तो ये आपका हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। कब से कब तक हुआ? 10 नवंबर से 18 नवंबर 2024। 10 नवंबर से 18 नवंबर 2024। अच्छा, की फीचर क्या है? जो एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार हुआ, इसका की फीचर क्या है? एक की फीचर ऑफ एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार is the integration of innovative technology that are reshaping the future of military operation। अब आपसे एक करंट अफेयर में एक स्टेटमेंट दे देगा आपको और बताना होगा सही है या नहीं है। इसका की फीचर क्या है? एक्स पूर्वी प्रहार का
इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेट आर रीशेपिंग द फ्यूचर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। इसके अलावा इसमें आपका यूज हुआ है एआई एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ये भी याद रखना है। जो एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार है इसमें यूज हुआ है एआई एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट देके कि इसमें यूज हुआ एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार में एआई और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ भी दे सकता है। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर 2025 में किस श्रेणी में जगह बनाई। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो क्या है, एक कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है और इसने ऑस्कर 2025 में किस श्रेणी में जगह बनाई है, तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको क्या रखना है, अच्छा ये मूवी 15 मिनट की है, ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, 15 मिनट की मूवी है, ठीक है, 15 मिनट की मूवी है। इसके डायरेक्टर कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो चिदानंदा एस नायक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस मूवी के डायरेक्टर का नाम पूछ सकता है, चिदानंदा एस नायक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 8 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 8 नवंबर को। इसके अलावा किनकी याद में मनाते हैं, तो जो डिस्कवरी हुआ था एक्सरे का किसके द्वारा, बाय विल्हेम कोनार्ड रोन्टजेन, ठीक है, रोन्टजेन। कौन से ईयर में, 1895 में। और 2024 की थीम क्या है, तो रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। 2024 की थीम क्या है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 2024 की थीम क्या है, रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन, ये इंपॉर्टेंट है। और कब मनाते हैं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 8 नवंबर को हर एक साल। और किनकी याद में, तो डिस्कवरी हुआ था एक्सरे का, ठीक है, WC रोन्टजेन के द्वारा, कौन से ईयर में, 1895 में। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एपोफिस नामक एक बड़े क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए एक मिशन की प्रारंभिक योजना शुरू की है, जिसे आधिकारिक तौर पर एस्टेरॉयड 99942 के रूप में जाना जाता है। इस मिशन को रैमसेस नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले जो एपोफिस क्या है, एक एस्टेरॉयड है, इसे आधिकारिक तौर पर किस नाम से जानते हैं, तो एस्टेरॉयड 99942 के नाम से जानते हैं। रैमसेस का मतलब क्या हुआ, तो रैमसेस का मतलब हुआ रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। किसका है ये मिशन, किसका है, तो ये मिशन आपका है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एपोफिस क्या है, क्षुद्र ग्रह है। आगे हम लोग देखेंगे क्यों रीजन बना हुआ है। आधिकारिक तौर पर इसे किस नाम से जानते हैं, तो एस्टेरॉयड 99942 के नाम से। ईएसए इसके लिए एक मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। उस मिशन का नाम है रैमसेस। रैमसेस का मतलब क्या हुआ, रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। अब डिटेल में देखते हैं इस एस्टेरॉयड के बारे में। तो 13 अप्रैल 2029 को ये जो आपका एस्टेरॉयड एपोफिस है, ये अर्थ सरफेस के पास आएगा विद इन 32,000 किलोमीटर, ठीक है। एंड इट विल बी द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन एस्टेरॉयड ऑफ दिस साइज दैट ह्यूमन काइंड हैज एवर नोन अबाउट इन एडवांस। तो इसी के लिए, अच्छा कब आएगा ये भी डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 2029 को। और इसी के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा है, रैमसेस। रैमसेस का नाम क्या है, रैपिड एपोफिस मिशन। और एपोफिस जो एस्टेरॉयड है आधिकारिक तौर पर किस रूप में जानते हैं, तो एस्टेरॉयड 99942 के नाम से। और जो एपोफिस है ये आपका डिस्कवर कब हुआ था, 19 जून 2004 को। एपोफिस जो है कब डिस्कवर हुआ था, 19 जून 2004। कहाँ पे, तो किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी, जो कहाँ पे है, यूएसए में है। और इस एस्टेरॉयड का नाम रखा गया है, इजिप्टियन गॉड है अराजकता और विनाश के देवता है, चाओस एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। चाओस एंड डिस्ट्रक्शन के देवता है इजिप्टियन गॉड, उनके नाम पे रखा गया है। इसके अलावा
नासा ऐसा ही मिशन एक लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है इसी एस्ट्रॉयड के लिए, ठीक है, एपोफिस के लिए, एस्ट्रॉयड एपोफिस के लिए, जिसका नाम है ओसिरिस एपेक्स, ओसिरिस एपेक्स। और इसका पहले नाम था ओसिरिस रेक्स, पहले इसका क्या नाम था, ओसिरिस रेक्स मिशन। और इसने क्या किया था, तो इसने सैंपल कलेक्ट किया था कौन से एस्ट्रॉयड से, तो एस्ट्रॉयड बेनू से। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA इन कोलैबोरेशन विद द रे ऑफ विजडम सोसाइटी, याद रखना है, इन कोलैबोरेशन विद द रे ऑफ विजडम सोसाइटी एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हेल्ड द 8th इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट फेस्टिवल एंड सिंपोशियम फ्रॉम 8 to 10 नवंबर 2024। कहाँ पे, IGNCA। तो याद क्या क्या रखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। कौन सा एडिशन था 2024 में, तो ये आपका 8वां एडिशन था। कौन सा था, 8वां एडिशन था। ये कब से कब तक हुआ, तो 8 से 10 नवंबर 2024 नई दिल्ली में। और जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है, किसके साथ मिले किया है, इन कोलैबोरेशन विद द रे ऑफ विजडम सोसाइटी एंड सपोर्टेड बाय विच मिनिस्ट्री, तो सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कब से कब तक हुआ, 8 से 10 नवंबर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इवेंट फीचर्ड एन एग्जीबिशन टाइटल्ड मेटाफिजिकल सिंबॉलिक एंड हीलिंग थीम्स इन विजुअल आर्ट्स। तो ये भी कम चांस है, लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया, तो NIA ने, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आपका कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है NIA, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो एक ही सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कब हुआ, तो 7 नवंबर 2024 को। कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। कितने दिन का कॉन्फ्रेंस था, तो 2 डे कॉन्फ्रेंस था, 2 दिन का था, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। कितने दिन का कॉन्फ्रेंस था, 2 दिन का था। डेट भी आपको याद रखना है, कब से कब तक हुआ, 7 से 8 नवंबर 2024। UPPCS ने पूछा हुआ डेट भी पूछ रहा है अब, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक रूप से बोइगा ट्रिकोनाडा के रूप में जाना जाने वाला कॉमन कैट स्नेक, हिंदी में थोड़ा नाम अजीब है, ठीक है, कॉमन कैट स्नेक हाल ही में किस राज्य में देखे जाने के कारण प्रकाश में आया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिहार। काफ़ी कम जहरीला होता है। हाल ही में वैज्ञानिक रूप से बोइगा ट्रिकोनाडा के रूप में जाना जाने वाला कॉमन कैट स्नेक हाल ही में किस राज्य में देखे जाने के कारण प्रकाश में आया था, तो बिहार। और बिहार में कहाँ डिस्कवर हुआ, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो अपने बिहार का केवल एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अच्छा, आपको बताना है कि बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनने वाला है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो थाईलैंड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों या कितने पीरियड के लिए 3600 करोड़ के परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना PM विद्या लक्ष्मी को मंजूरी दे दी है, तो 2024-25 से 2030-31 तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने पीरियड के लिए या कितने वर्षों के लिए 3600 करोड़ के आउटले परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना जिसका नाम है PM विद्या लक्ष्मी को मंजूरी दे दी है, तो 2024-25 से 2030-31 तक। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में वो सारे देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो PM विद्या लक्ष्मी योजना है, ये आपका किस टाइप का स्कीम है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो प्रतिभाशाली छात्र है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रतिभाशाली छात्र है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें क्या क्या है, अंडर द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम एनी स्टूडेंट who get admission in quality higher education institution will be eligible to get collateral free loan, guarantor free loan from banks and financial institution। अच्छा, डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। द स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू द टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशन, और डिटरमाइन करेगा कैसे, इसे डिटरमाइन किया जाएगा NIRF रैंकिंग के द्वारा। ठीक है, NIRF रैंकिंग के द्वारा। अगर कॉलेज आपका जो NIRF रैंकिंग में टॉप 100 में है, ठीक है, तो उनको मिलेगा ये फैसिलिटी। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो HEI है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनका रैंक कितना होना चाहिए आपका NIRF में, तो 101 से 200 के बीच में, तो ये सब एलिजिबल है। इसके अलावा जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, दिस इनिशिएटिव विल कंप्लीमेंट द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी CSIS एंड द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशनल लोन, बोथ पार्ट ऑफ द PMUSP ओवरसीन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। बोल क्या रहा है, जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, ये स्कीम आपका क्या है, पूरक है दो स्कीम का। ठीक है, कंप्लीमेंट मतलब पूरक। ठीक है, ये आपका पूरक है दो स्कीम का। कौन कौन सा स्कीम, तो एक तो आपका है CSIS। ठीक है, अब CSIS का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी, और एक आपका है CGFSEL। इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन, CGFCEL ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है CGFSEL क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। इसके अलावा एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए FCI भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को भी मंजूरी दी है। तो आपको याद रखना है आउटले परिव्यय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लिए कितने करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी, तो 10,700 करोड़ रुपए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनिल प्रधान। ग्रामीण भारत में, ये की पॉइंट है, ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो अनिल प्रधान को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से एक्स्ट्रा जितने भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे स्टैटिक से, वो सारे देखते हैं। सबसे पहले अनिल प्रधान बराल विलेज है उड़ीसा में, वहाँ से इनका संबंध है। तो अनिल प्रधान कौन से राज्य से इनका संबंध है, तो उड़ीसा से है, और एक को फाउंडर है यंग टिंकर फाउंडेशन के को फाउंडर है, जो कि क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वर्किंग ऑन हैंड्स ऑन स्टेम। अच्छा, स्टेम का मतलब क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और ये आपका तीसरा कौन सा रोहिणी नैयर प्राइज दिया गया 2024 में, तो ये आपका तीसरा था, इसको भी आपको याद रखना है। और क्यों दिया गया, जो थर्ड रोहिणी नैयर प्राइज है, नैयर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आपका प्राइज है किनके संस्मरण मेमोरी में दिया जाता है, तो रोहिणी नैयर बाई हर फैमिली। अगर रोहिणी नैयर की बात करें तो इकोनॉमिस्ट थी, सर्व एज एन IAS ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश कैडर, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में भी काम किया है 1987 से 2005 तक। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2021 में। और इस अवार्ड में आपका 10 लाख रुपया, एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी जाती है, और यह 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जो रेड में है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किनके सम्मान में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। इसके अलावा इनके बारे में एक और पॉइंट याद रखना है कि आईएनसी के अध्यक्ष बने थे 1923 में और यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किन 2 संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, C.DOT और IIT रुड़की। C.DOT का मतलब क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। सेंटर और कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका C.DOT? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, हाल ही में किन 2 संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो C.DOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स एंड IIT रुड़की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।